ठीक है, ये बातें हमें अपने दोस्तों को समझानी है। ठीक है, वो पैसे देते हैं, तो क्या एनआरआई पैसे नहीं भेजता? जी, मैं ये कई गुना ज्यादा, मैं वो इमरान खान साहब की वीडियो चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो देख रहे हैं उनके सपोर्टर्स भी, तो वो अगर वीडियो मिल जाए तो जरा वो चलाएं प्लीज। जो जहां पे उन्होंने कहा था कि आपकी बैरून मुल्क की नेशनैलिटी नहीं हो सकती और आप एमएनए नहीं हो सकते यहाँ पर। तो बात ये कि जब आपने वोट कास्ट करने का हक दे दिया तो फिर आप एमपी एमएनए भी हो सकते हैं। ये देखिए जी, पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है। जिसने, अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। यानी आप इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्तियां जला के आए। मैं तो कहता हूँ जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं, वो भी बेच के पाकिस्तान आए। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स करे। ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर क्लियर है। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के आप पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनैलिटी हो। ये नहीं हो सकता। पीटीए जी देखिए जी, आपने कहा रजा आप ये देखें, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इमरान खान। देखिए, उसने ये जो वीडियो है उसके सारे दोस्तों को, उसके तमाम सपोर्टर्स को देखनी चाहिए। वो सही बात कर रहा है, ठीक है ना? अगर लोग ऐसी पार्लियामेंट को बना देते हैं जिस पार्लियामेंट के रुकन को तो इजाजत नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट बनवा दी जाती है कुछ वकासत के लिए, मुझे इतराज नहीं है। जी सर साहब, आप एक बात समझ नहीं पा रहे, मैं आपके इल्म में इजाफा करूं। इमरान खान कल भी सही था, आज भी सही है, आइंदा भी सही होगा। क्या आप तंज मार रहे हैं उस पे? आप तंजिया गुफ्तगू कर रहे हैं? ये तंजिया है। देखिए जी, हमारी दोस्त फौजिया कसूरी साहिबा ने अभी पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम पे एक जिक्र हुआ, उनका जिक्र खैर हुआ, तो उन्होंने हमें एक वॉइस नोट भी भेजा जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने अपनी जो नेशनैलिटी थी वो मुल्क के लिए छोड़ी, और वो उस वक्त जो थी, अगर आपको याद होगा कि वो अमेरिकन पासपोर्ट था उनके पास, उन्होंने बहरहाल वो छोड़ा। उस वक्त की पीटीआई और आज की पीटीआई में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए तो लोग अब नारा लगाने पे मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान को रिहा करो। ये जो असीर एक वहां पर पीएम हाउस में आ गए हैं, आपको याद होगा चौधरी फजल इलाही साहब के जमाने में दीवारों पे ये वॉल चॉकिंग आ गई थी रावलपिंडी में। साहब से बेहतर किसको पता होगा? एग्जैक्टली। भुट्टो साहब, मरूम ने पूछा कि यार इसको क्या रिहा करना है, ये क्या रिहाई रही, ये खुद लिखवा रहा है कि इसको रिहा किया जाए। अच्छा, मैं इससे बात अच्छा, हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की। उस बात को मैं जारी रखना चाहता हूँ। देखें, जो इलेक्शन कमीशन का मसला है ये हर आने वाले दिन में गंभीर होगा, क्योंकि उसके पास एक मुकदमा पड़ा हुआ है फॉरेन फंडिंग केस का जी, और एक मुकदमा उनके पास दस्के के इंतखाबात की, उन्होंने जो तहकीक करनी थी, तफ्तीश करनी थी, रिपोर्ट तैयार करनी, वो कर ली। और उसमें बहुत बड़े सरकारी अफसरान का जो हेड्सविल रोल जो आप इंग्लिश में बोलते हो, मैं तो खैर जानता नहीं हूँ, वो मसला भी है। देखिए यार, वी आर फॉर ए फेयर इलेक्शन, और मैं आपको यकीन से बताता हूं कि जो आज की आपकी वोटर लिस्ट है, इससे अच्छी लिस्ट फिर वक्त नहीं बन सकती। आपका शनाख्ती कार्ड, आपकी तस्वीर, आपका थंब इंप्रेशन नादरा की वजह से इट्स बीइंग वेरीफाइड। आसान है। अब देखे ना, बैलेट बॉक्स उठा के भागना मुश्किल होता है कि हजार बैलेट बॉक्स उठा जाए, लेकिन ईवीएम को किसी भी तकनीकी जरिए के तहत, मसलन अगर आपका पिछले दिनों में हैक हो गया था एफबीआर, अगर तकनीकी तौर पे हैक कर लिया गया, आधा इलेक्शन हैक ना करो, आप सर्टेन तयशुदा जो असेंबलियों की हल्के हैं आप उनको हैक करवा दें और इलेक्शन का रिजल्ट डिले कर दें। अब एक हंगामा शुरू हो जाएगा शहरों में कि इलेक्शन का रिजल्ट किधर है, इलेक्शन का रिजल्ट किधर है। तो आप 1977 को दोहराने की तैयारी करना चाह रहे हैं? आप खुदा के लिए सोचें, ये जो तरीकाकार है इस पे गौर तलब चीजें हैं, और आप जिद में आए तो जिद का तो फिर कोई जवाब नहीं है किसी के पास भी। और इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो,
वो सियासी वर्कर बन गया है, वो सियासी। अच्छा, बदकिस्मत ही है कि रिश्तेदारी इनको बड़ी याद आती है। तो जो आज भी इनके पास पूरी पार्लियामेंट बैठी है और इनके जो पूरे मिनिस्टर्स हैं, अगर उनकी रिश्तेदारियों की तफसील छपनी शुरू हो गई तो फिर ये क्या करेंगे? वो हमारे मरहूम रहमत अली राधी साहब थे, ही वाज एन अथॉरिटी। जी बिल्कुल। और इस एक कौन किसका रिश्तेदार है, कौन सा अफसर किसका रिश्तेदार है, एसपी किसका रिश्तेदार है, और उसका आईजी कौन सा रिश्तेदार है, और उसका एमएनए कौन सा रिश्तेदार है, और एमपीए कौन सा रिश्तेदार है, किसका बेटा कहाँ ब्याह हुआ है, किसकी बेटी कहाँ ब्याही हुई है। तो फिर ये अफवाज पाकिस्तान के मामले में भी जाएगी, फिर सारी ब्यूरोक्रेसी के मामले में भी जाएगी। बहरहाल हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी रिश्तेदारियां यहीं पे होंगी ना। हमारी रिश्तेदारियां हिंदुस्तान में या नेपाल में, भूटान में तो नहीं होंगी। तो रिश्तेदारियों की बुनियाद के ऊपर या किसी के बाप ने सर्व किया हो किसी प्राइम मिनिस्टर को, तो ये ताना है। यानी आप इसको ताना बना के और इसको इश्यू बनाना चाहते हैं। और आपको नोटिस मिल गया, इन दो आदमियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस दिया। आपने अभी कहा ना बाबर ज़ुबान है, कख नहीं बिगड़िया। बात यह है मेरे दोस्त, अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि ही हैज टू असर्ट हिमसेल्फ एज द इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो आप देखेंगे कि इन लोगों को या माफी मांगनी पड़ेगी या इनको अपनी नशिस्तों से महरूम होना पड़ेगा। यही मुल्की कानून कहता है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़े हैं, ये तयशुदा मामला है। ये नहीं कि एकदम इनको ख्याल है। मुझे बताएं कि क्या इन्होंने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया था उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का तस्करा है? कम से कम मेरे इल्म में नहीं, मेरा ख्याल है कि इनके इल्म में होगा। मेरा जो माहिर तरीन दोस्त बैठा हुआ है, इसके इल्म में होगा। जी जी सोलंकी साहब, मैं चाहता हूं कि आप जरा इसमें शामिल गुफ्तगू हों। इफ्तिखार साहब ने तो बड़े ही, जो कहते हैं, अमीक तरीके से इलेक्शन कमीशन के अंदर और जो उसका सियासी इस वक्त एक रिलेशनशिप है हुकूमत के साथ आने वाले इंतखाबात की रोशनी में, उसका तस्करा किया। आप मुझे ये बताइए कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, क्या हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट को इस वक्त जो है ये नजर नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा अपोजिशन के बाद अगर वो इलेक्शन इसमें कामयाब भी हो जाते हैं और अगला इलेक्शन जीत जाते हैं बिलफरज, तो उस इलेक्शन पे तो 2018 से भी ज्यादा सवाल उठेंगे, फिर वो क्या करेंगे? देखें रजा और इफ्तिखार साहब, बात यह है कि इफ्तिखार साहब ने बड़े अहम नुकात उठाए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो मसाइल हैं उसको भी हमारे सामने रखा, और आई वोटिंग में क्या क्या हो सकता है उसकी बात भी की। बात यह है कि दुनिया के कई जो मुस्तहकम जमहूरी ममालिक हैं, जहां पर 100 साल 200 साल का तजुर्बा है पार्लिमानी जमहूरियत का या सदारती निज़ाम का, कुछ मुल्कों में आई वोटिंग है और इंटरनेट वोटिंग है, लेकिन बात यह है कि वहां पर ये मसाइल नहीं है कि वहां पर कोई जमहूरियत को उस तरह के खतरात हों। वो ममालिक नहीं है जहां जिसकी आधी उम्र जो है वो डायरेक्ट मार्शल लॉ में गुजरी है और बाकी जो है वो ज्यादातर हाइब्रिड निज़ाम के तहत गुजरी है, जहां पर आपके एजेंसीज के साबिक सरबराह और फौज के साबिक सरबराह सुप्रीम कोर्ट में बैठकर ये माने कि हमने इलेक्शन में धांधली की और हमने पैसे बांटे, हमने बेनजीर भुट्टो को हराने के लिए इत्तेहाद बनाए। ये वो ममालिक नहीं है जहां पर ये तारीख नहीं है कि वहां पर आरपीएस बैठ गया और 3 साल हो गए हैं, चौथे साल में है, अभी तक पता नहीं चला कि हुआ क्या था। जहां पर अभी डस्का के इलेक्शन हुए, जहां के बारे में अभी तक नहीं पता, इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं बताया कि वहां पर हुआ क्या था और जिन्होंने किया था उनको क्या सजा मिली। तो बात यह है कि ये हकीकी मसाइल है। भारत का जो है वो डुगडुगी लेकर सब कोई भाग रहा है कि जी भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हुई, तो भारत में कितने साल लगे हैं ये भी तो देखें ना। और वहां पर लोगों की जो एजुकेशन है
उसकी लिटरेसी रेट क्या है, सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत क्या है, हमारे यहाँ क्या हाल है। तो आप इस तरह से ना करें।